हाँ जी। तो स्वागत है चैनल पे। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं और इसका पहला टॉपिक है अपने पास इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वाई इंटीरियर ऑफ द अर्थ? वाई इंटीरियर ऑफ द अर्थ? हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले इंटीरियर ऑफ अर्थ क्यों पढ़ रहे हैं, इसी को पता लगाने हमने ये स्लाइड बनाई है। देखो, सीधी सीधी बातें करूँगा। जियो मतलब होता है अर्थ, मॉर्फो मतलब होता है लैंडफॉर्म्स, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो हम अर्थ के लैंडफॉर्म्स की स्टडी करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। लेकिन लैंडफॉर्म्स कैसे बने हैं, उनके पीछे क्या एग्जिस्टिंग फोर्स है, ठीक है, और वो बने हैं तभी हम उनकी स्टडी कर रहे हैं। और वो बने कैसे हैं? एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो इन दोनों का क्या रोल है? एंडोजेनेटिक फोर्सेस वो हैं जो अंदर अर्थ के इंटीरियर से प्रोड्यूस होती हैं, और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस अर्थ के बाहर से। तो अर्थ के अंदर से जो भी फोर्सेस लगती हैं वो अर्थ के लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। और जो अर्थ के बाहर की जो फोर्सेस हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, वो जियोमॉर्फिक एजेंट्स के द्वारा लैंडफॉर्म, अर्थ पे लैंडफॉर्म्स को बनाने वाले एजेंट्स के द्वारा उसकी शेप करते हैं। किसकी? फॉर्म्ड शेप्स की। जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस ने शेप्स बना दी, जो बना दी, उसकी रीशेपिंग करती हैं वो, उसकी रीशेपिंग करती हैं वो। तो फॉर्मेशन का प्रोसेस सारा एंडोजेनेटिक फोर्सेस का है, और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का उसका रीशेपिंग में। रीशेपिंग कैसे करेंगी? तोड़ के, वेदरिंग करके, इरोड करके, ठीक है। तो वो क्या करेंगी? उनको रीशेप करेंगी। तो अगर हम फॉर्मेशन ही नहीं पढ़ेंगे तो ये पढ़ के क्या करेंगे? इसीलिए हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को चुना है। तो ये जो भी अपने पास ये चीज़ें बन रही है, माउंटेन, प्लेटू, वैली, ठीक है, तो वोल्केनोज। अब मान लो अब वोल्केनो है, वोल्केनो नीचे से कोई बंदा पाइप लेके अर्थ के अंदर तो बैठा नहीं है कि वो लावा को बाहर कर रहा है। कोई ना कोई फोर्स है, और वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस में आती है, ठीक है। तो वो क्या कर रही हैं? या तो वो कुछ बना रही हैं, ठीक है, या तो वो माउंटेन बना रही हैं, इसको हम ओरोजेनेटिक बोलते हैं, और एपीरोजेनेटिक, या वो कॉन्टिनेंट बना रही हैं, ठीक है। कुछ सडन होती हैं, कुछ धीरे धीरे होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमने पढ़ने से पहले हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ जानने की ज़रूरत है। इसलिए हमने पहला टॉपिक चुना है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हम कैसे जानेंगे? ठीक है, मान लो मुन्ना तुम्हें एक लड़की पसंद आ गई, ये वाली, ठीक, तुम्हें एक लड़की पसंद आ गई, तो उसके बारे में तुम्हें जानना है, ठीक, उसके बारे में तुम्हें जानना है। तो दो तरीके हैं, या तो तुम उससे डायरेक्ट जाके पूछ लो, डायरेक्ट जाके पूछ लो, डायरेक्ट जाके पूछ लो, या फिर तुम उससे इनडायरेक्ट पूछो, इनडायरेक्ट जानो उसके बारे में, ठीक है। तो देखते हैं, हमने अर्थ के बारे में, ठीक से ही हम अर्थ के बारे में जानते हैं, ठीक। तो डायरेक्टली मान लो तुम लड़की के पास गए, तो उसने तुम्हें अपना नाम बता दिया। ऐसे ही हम अर्थ के पास गए, उसने बोला माइनिंग कर लो, डायरेक्टली पता चल जाएगा कि अंदर है क्या। तो माइनिंग की, तो माइनिंग हमने की, अफ्रीका में गोल्ड माइंस की माइनिंग की, और वो से 4 किलोमीटर तक की। और अर्थ का जो अपना रेडियस है वो है 6371 किलोमीटर्स। तो इसके सामने 3 से 4 किलोमीटर कुछ है, ज़ीरो है। जान पाएंगे हम अर्थ को? नहीं जान पाएंगे। लेकिन वो 3 से 4 किलोमीटर में हम बाकी का अंदाजा लगा पाएंगे, गेस कर पाएंगे। जो हमने 3 से 4 किलोमीटर के बीच में देखा है, हम उससे गुड गैस लगा पाएंगे कि नीचे जाते हुए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो मान लो हमने डायरेक्टली गए, अर्थ ने बोला कि माइनिंग कर लो, और माइनिंग की तो इतनी ही माइनिंग कर पाए
क्यों इतनी माइनिंग कर पाए और इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चली। तो हमने इनडायरेक्टली उसकी ऑब्जर्वेशन की, जो भी हमने माइनिंग की थी डायरेक्टली जाके, उसका क्या किया हमने, इनडायरेक्टली उसकी ऑब्जर्वेशन की। अब अर्थ ने बोला माइनिंग कर लो, लड़के ने बोला मेरा नाम ये है, अब तुम उसके बारे में पता लगाओगे, ठीक है, उसकी कास्ट पता लगा लोगे। ऐसे ही हमने माइनिंग करके पता चल लगाया कि हम जैसे जैसे एक एक किलोमीटर नीचे जा रहे थे 25-25 डिग्री का फर्क देखने को मिल रहा था, मतलब 25 डिग्री बढ़ जाता था टेम्परेचर, ठीक है। कहने का मतलब है उसने हमें नाम बताया, हमने उसकी कास्ट पता कर ली, अर्थ ने हमें माइनिंग करने दी, हमने उसके अंदर की एक और बात पता लगा ली कि जैसे जैसे वो अंदर की तरफ हम जाएंगे वो अपने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लेती है। समझ में आ रहा है? वो अपने टेम्परेचर को 25-25 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लेती है। इसी को हम थर्मल ग्रेडियंट रेट भी बोलते हैं। अर्थ ने सिर्फ हमें माइनिंग करने दी डायरेक्टली, लेकिन हमने उसकी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस करके ये पता लगा लिया कि वहां पे जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं थर्मल ग्रेडियंट रेट चेंज हो रहा है। मतलब थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मल इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं 25-25 डिग्री के रेट से वो बढ़ रहा है टेम्परेचर, ये पता लगाया। दूसरा प्रेशर बढ़ रहा है। तीसरा डेंसिटी। अब ये डिफरेंशिएशन मैंने वर्ड लिखा है, डिफरेंशिएशन आपको याद होगा कि जब अर्थ फॉर्म हो रही थी, बन रही थी, तो जो ज़्यादा डेंसर पार्टिकल्स थे, ज़्यादा डेंसर मटेरियल था, वो अंदर चला गया, अर्थ के अंदर चला गया, और जो कम डेंस था वो ऊपर आ गया। इसी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो डेंसिटी का पता चला कि डेंसिटी जो है वो क्या है, बढ़ रही है जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली उसने क्या बताया था हमें, इनडायरेक्टली उसने बताया था कि तुम माइनिंग कर लो। हमने माइनिंग से क्या पता चलाया, गैस वर्क किया और कुछ ऑब्जर्वेशंस की, एनालाइज किया, तो क्या पता चला कि वो टेम्परेचर भी बढ़ा रही है, थर्मल ग्रेडियंट रेट बढ़ रहा है। उसके बाद पता चला कि प्रेशर बढ़ रहा है। उसके बाद पता चला हमें कि उसका डेंसिटी भी बढ़ रही है। ठीक, इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। अब उसने क्या बोला अर्थ ने हमें कि तुम सरफेस रॉक्स की डायरेक्टली स्टडी कर लो, तुम्हें अंदर का पता चल जाएगा। तो हमने जो माइनिंग एरियाज में जो भी रॉक्स मिली हमें, उनकी स्टडी की, तो उससे पता चला। उसके बाद वोल्केनिक इरप्शंस से जो लावा निकला उसकी स्टडी की, उससे पता चला। उसके बाद हमने कुछ, अब हमें माइनिंग करके काम चल नहीं रहा था। अफ्रीका में गोल्ड माइंस की वो माइनिंग करी हमने, तो वहाँ 3 से 4 किलोमीटर में काम चल नहीं रहा था अभी। हमने सोचा ड्रिल कर लेते हैं, तो हमने ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स बनाए, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट बनाया। इससे हम कितना ड्रिल कर पाए, 12 किलोमीटर मैक्सिमम। कहाँ पे? कोला में। ये कहाँ पे है? आर्कटिक ओशन में। आज तुम्हें जाके इसको देखना है गूगल पे, गूगल इट, ठीक है। ये तुम्हारा, आगे और भी दूंगा। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं कि हम डायरेक्टली कैसे, अर्थ ने हमें क्या क्या करने दिया। अर्थ ने हमें बोला कि तुम माइनिंग कर लो, मेरी रॉक्स, सरफेस रॉक्स को स्टडी कर लो या ड्रिल कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा डायरेक्टली। लेकिन बाकी का हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट सोर्सेज के ऑब्जर्वेशन की और उनका एनालिसिस किया, उससे हमने और चीज़ों का पता लगाया, जैसे कि ये। तो पहला तो इनडायरेक्ट सोर्स ये होगा कि हमने डायरेक्ट चीज़ों की ऑब्जर्वेशन की, डायरेक्ट सोर्सेज की ऑब्जर्वेशन की और उनका एनालिसिस किया। दूसरा, मिटियोर्स। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, कि मिटियोर्स कैसे, मतलब अर्थ के इंटीरियर को पता लगाने में मदद कर सकते हैं। अब मिटियोर्स भी तो उसी मटेरियल से बने हैं जिससे अर्थ बनी है। समझ में आ रहा है कुछ? अगर एनसीईआरटी का फर्स्ट वो पढ़ा होगा, 11th क्लास की एनसीईआरटी का, तो तुम्हें पता चलेगा कि सेम ही तो मटेरियल है। तो मिटियोर्स को पढ़ के हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं ना इनडायरेक्टली, कि हाँ इसके अंदर ये होगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है मिटियोर्स। एनसीईआरटी में भी सेम ऐसा ही है। ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन कैसे, ये मैंने ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या लिखी हुई है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल, ये क्यों लिखा हुआ है अभी समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो,
मैं क्या कह रहा हूँ, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ ऐसी तो नहीं है कि पोल से इधर चारों साइड से इक्वल है, सेंटर से, नहीं ना। अर्थ जियोर्ड है, यहाँ सेंटर है, ये मानो पोल है नॉर्थ, ये साउथ, और ये इक्वेटर। इक्वेटर मतलब इक्वेटोरियल रीजन अर्थ का। तो अब ये बताओ मुझे कि इससे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की दूरी क्या बराबर है, या इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की दूरी ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ पे ग्रेविटी कम होगी इसके मुकाबले, इस वाले के मुकाबले यहाँ ग्रेविटी कम होगी, असर कम होगा। लेकिन यहाँ तुम कूदोगे तो ज़्यादा ऊपर कूद नहीं पाओगे, क्योंकि ग्रेविटी का असर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ऐसे देखो, ऐसे अब जो मास यहाँ पे इतने में फैला हुआ है वो यहाँ इतने में कॉम्पैक्ट है, मतलब मास यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो मास ऑफ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन इतने इतने एरिया में डिफर कर रहा है। मास ऑफ मटेरियल अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स हमें बता देती है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ बता देती है कि अंदर जो मास ऑफ मटेरियल है उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटी कैसे मदद करती है हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ जानने के लिए, तो वो हमें बताती है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटेरियल है। तभी कहीं पे पोलर एरियाज में क्या है, ग्रेविटी का असर ज़्यादा है, और इक्वेटोरियल एरियाज में कम है, ठीक है। इसी को हम ग्रेविटेशनल एनोमली बोलते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या, अर्थ की अगर मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब उसके अंदर फेरस मिनरल्स होंगे, आयरन की अबंडेंस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड से हमें अर्थ के इंटीरियर में पता लगता है कि आयरन है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। चलो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तभी तो है। सिस्मिक एक्टिविटी, अब ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये तुम अर्थक्वेक में पढ़ोगे सारा टॉपिक, अर्थक्वेक में पढ़ोगे सारा कि ये वेव्स के थ्रू होती है, सिस्मिक वेव्स होती हैं अपने पास, जिसमें बॉडी आती है, सरफेस वेव आती है। तो ये कैसे मदद करती हैं वो तुम अर्थक्वेक वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि कुछ वेव्स जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, कुछ वेव्स रिफ्रैक्ट कर जाती हैं, मीडियम चेंज होने के बाद अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट कर लेती हैं, समझ रहे हो ना। और ये कैसे कैसे मीडियम से ट्रैवल करती हैं, तो ये मीडियम बताती हैं कि अच्छा जो मेंटल है, या जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं यहाँ पे सॉलिड लेयर आ रही है, यहाँ पे लिक्विड लेयर आ रही है, समझ रहे हो ना, ऐसे पता चलता है। तो सिस्मिक एक्टिविटीज़ सारा तुम पढ़ोगे उसके अंदर अर्थक्वेक वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अभी ये समझो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है अपना इंटीरियर जानने के लिए, इनडायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्टली तो अर्थ ने हमें क्या करने दिया, डायरेक्टली तो हमें माइनिंग करने दी, सरफेस रॉक्स और ये सब जो भी है अपना ड्रिलिंग वगैरह करने दी। बाकी हमने सब कैसे निकाला, ऐसे निकाला। आगे चलते हैं, अब हम बेसिक लेयर्स पे आते हैं। बेसिक लेयर्स अपने पास देखो, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। अभी सिर्फ तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है कि क्रस्ट दो तरह की है, ओशैनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओशैनिक क्यों, जो ओशियन के नीचे वाली क्रस्ट है ये ओशन है, इसके नीचे वाली क्रस्ट ये है ओशनिक क्रस्ट, ये देखो दिख रही है ना यहाँ, ये ओशनिक क्रस्ट है, ये ओशन है ना इसके ऊपर। ये क्या है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो भी, ठीक। उसके बाद मेंटल, मेंटल में हमने आउटर और इनर, हम ये देखेंगे कि ये आउटर और इनर में क्यों डिवाइड कर रखा है, क्यों डिवाइड कर रखा है, ठीक है। हम इसका रीजन देखेंगे कि ये हमें क्यों आउटर और इनर में डिवाइड करना पड़ा, कोर को भी हम क्यों आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड कर रहे हैं। अभी सिर्फ तुम इतना ध्यान दो कि ये दो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल दो होती हैं क्रस्ट्स, मेंटल भी दो तरह की हैं, आउटर और इनर, कोर भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, आउटर कोर। हम इनको क्यों नहीं एक एक ही बोल रहे हैं कि सिर्फ मेंटल ही बोलें, सिर्फ कोर ही बोलें, सिर्फ क्रस्ट ही बोलें, ठीक है। यहाँ तो तुम्हें पता लग गया कि ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्यों बोल रहे हैं हम, यहाँ नहीं पता चला। तो हम एक एक करके ना सारी लेयर्स को देखेंगे। चलो पहले क्रस्ट पे आते हैं। तो क्रस्ट क्या है, क्रस्ट थिन है बाकी लेयर्स के मुकाबले, मेंटल और कोर के मुकाबले, ठीक है। फ्रेजाइल है, टूट सकती है, ठीक है, ये भी पता है। आउटर मोस्ट लेयर है जिसपे हम रह रहे हैं, ये भी समझ में आया, इसको लिथोस्फेयर भी बोलते हैं, इसको लिथोस्फेयर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको हम लिथोस्फेयर भी बोल रहे हैं।
दो तरह की है, ये ओशैनिक है, कॉन्टिनेंटल है। देखो किसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है कॉन्टिनेंटल की। 30 किलोमीटर्स तक तो मीन है, उसके बाद 100 किलोमीटर तक जा सकता है, उसके बाद ये 5 to 10 किलोमीटर्स तक। दिख ही रहा होगा इसके ऊपर ओशन आ गया, तो ये तो क्रस्ट में नहीं गिना जाएगा ना, क्रस्ट में तो ये गिना जाएगा जो प्लेट है ये, तो इसीलिए 5 किलोमीटर्स टू 10 किलोमीटर। और इसकी जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब किस किस चीज़ की प्रचुरता है, सिलिका और मैग्नीशियम लिखा है ना, देखो सिलिका, इसको सीमा बोलते हैं, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम, ध्यान रखनी है ये बात। इसकी डेंसिटी है 2.7 ग्राम टू 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मैंने क्या बोला था कि डेंसिटी हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं बढ़ती जाती है, तो अगर क्रस्ट की इतनी है तो मेंटल की इससे ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो ध्यान रखना कि ओशिनिक जो वो है उसमें सीमा की कॉम्पोजिशन है सिलिका और मैग्नीशियम, कॉन्टिनेंटल में सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। अब ये सीमा कहाँ तक जाएगी और सियाल कहाँ तक जाएगी हम आगे देखते हैं, कहाँ तक कंटिन्यू करेगी ये। चलो मेंटल पे आ गए। मेंटल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, हम ये देखेंगे कि ये क्यों कर रखा है। अब देखो ये दोनों की कॉम्पोजिशन क्या है, सीमा। तो ओशनिक जो है वो सीमा तक फैला हुआ है। ओशनिक मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ओशनिक को हम क्रस्ट तो हैं, उसकी भी जो कॉम्पोजिशन है वो सीमा है, लेकिन मेंटल जो है ना पूरा, वो पूरा ही सीमा से बना हुआ है। यहाँ तो कॉन्टिनेंटल सियाल से बना हुआ है, वो पूरा सीमा की कॉम्पोजिशन है, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम क्यों इसे आउटर और इनर में डिवाइड कर रहे हैं कि देखो मॉल्टन और सॉलिड, इनकी स्टेट्स की इस ये पार्शियली मॉल्टन बोलते हैं इसको, देखो ध्यान देखो, मेंटल जो है वो पार्शियली मॉल्टन है, पार्शियली मतलब उसका कुछ भाग मॉल्टन स्टेट में है, दैट्स वाई हमें ज़रूरत पड़ गई कि हम उसको आउटर और इनर मेंटल में डिवाइड कर दें। तो देखो ये जो मॉल्टन पार्ट है ये वाला इसको, ये कहाँ तक फैला हुआ है, 100 किलोमीटर से शुरू होता है और 400 तक फैला हुआ है, ठीक है। तो इसको हम एस्थीनोस्फेयर बोलते हैं, और ये मूवेबल है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है, मॉल्टन है, मॉल्टल स्टेट में है, वही टूथपेस्ट वाले स्टेट में। और ये क्या करती है, प्लेट मूवमेंट को पॉसिबल बनाती है, प्लेट मूवमेंट, ये हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखो कि प्लेट मूवमेंट्स को पॉसिबल बनाती है ये, ठीक है। और इनर सॉलिड है, इसकी डेंसिटी देखो बढ़ गई, कितनी थी वहाँ 3 ग्राम तक थी इसमें कॉन्टिनेंट क्रस्ट में, और इसमें कितनी हो गई 3.3 ग्राम टू 5.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट्स इट। और ये कहाँ तक फैली है, 2900 किलोमीटर्स तक, ध्यान देना है इसमें। आगे चलते हैं, कोर पे आ गए। अब कोर 2900 किलोमीटर से अर्थ की रेडियस तक 6379 किलोमीटर्स तक, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अब पार्ट्स में डिवाइड किया, इसका मतलब कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा ना, जैसे एस्थीनोस्फेयर मॉल्टन में था, इसका पार्शियल मेंटल का जो पार्शियल पार्ट था वो किस किस में था, मॉल्टन स्टेट में था, दैट्स वाई हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी कि हम इसको बांट दें। अब यहाँ क्या जरूरत पड़ी, देखो आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है, दैट्स वाई हमने इसको बांटा। और ये आउटर कोर क्या करती है, जनरेट करती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। मैंने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब अर्थ के पास फेरस मिनरल्स की एबंडेंस है अर्थ के अंदर, इसलिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो आउटर कोर अगर लिक्विड है और वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, इसीलिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ा इनर कोर से, उससे अलग है ना। और इनर कोर कैसी है, सॉलिड है, और वो हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर से, इनकी जो डेंसिटी है वो 5 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। देखो बढ़ गई ना दोबारा, वहाँ 5.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक थी। और इसकी कॉम्पोजिशन मैंने क्या बताया था कि फेरस मिनरल्स की ज़्यादा वो है तो आयरन ज़्यादा होगा और निकल ज़्यादा होगा, हम निफे भी बोलते हैं। चलो आओ रिवीजन पे आओ, रिवीजन पे आओ। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 to 100 किलोमीटर्स, ओशैनिक क्रस्ट 5 to 10 किलोमीटर्स। इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, सीमा, इसकी है सियाल। पूरा मेंटल, आउटर मेंटल पार्शियली मॉल्टन है, इसलिए इसमें एस्थेनोस्फीयर है, इसीलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। और ये मॉल्टल है, ये प्लेट मूवमेंट्स को अलाउ करता है। इसकी पूरी की कॉम्पोजिशन क्या है, नीचे वाला जो मेंटल है वो सॉलिड में है, ऊपर वाला मॉल्टन है, और इसकी पूरी कॉम्पोजिशन सीमा सेम इसकी तरह, ओशनिक की तरह। नीचे आए, यहाँ पे फेरस मिनरल्स मतलब आयरन की रिचनेस है, निकल और फेरस निफे, तो ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। इतना समझ में आया। 2900 से शुरू होके
पाथ का रेडियस तक जाती है ये। ठीक, अब ये लास्ट टॉपिक, और यहाँ पे तुम्हें कुछ होमवर्क दूंगा मैं, जो कि तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, डिसकॉन्टिन्यूटी, पहले तो इस शब्द को समझते हैं। इस शब्द को मैंने ब्रेक कर दिया ताकि तुम्हें याद रहे कि कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है, कि कोई चीज़ कॉन्टिन्यू कर रही है ऐसे, और जहाँ रुक गई वहाँ डिसकॉन्टिन्यू कर रही है, वहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी है ना। जहाँ पे तो कंटिन्यू कर रही है वो तो कंटिन्यू कर ही रही है, यहाँ तक आई 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 आई, और यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गई, तो जहाँ डिसकंटिन्यू हो गई वहाँ पे उसका डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। इसीलिए देखो, जहाँ पे क्रस्ट खत्म हो रही है, जहाँ पे क्रस्ट डिसकंटिन्यू हो रही है, वहाँ पे मोहोज डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है। और किस किस के बीच की डिवाइडर बन रही है ये, क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच की। तो तुम्हें ये सारे देख के आने हैं। देखो, जैसे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कॉनरेड है, फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी है, उसके बाद गुटेनबर्ग है जो कि मेंटल और कोर के बीच की है, फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच की लहमा डिसकंटिन्यूटी है। इसको तुम्हें मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। और एक और काम, जाके क्या देखना है, कोला देखना है। कोला में जो डीपेस्ट ड्रिल है वो देखना है, और उसको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंने देखा है। ठीक है, चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। अगली क्लास में मिलते हैं।